राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मुकेश भदानी आज जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। यदि आप एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, ग्रुप डी या एनटीपीसी के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यदि आप एसएससी एमटीएस के छात्र हैं और एग्जाम देने जाने वाले हैं तो ऐसे प्रश्न के वीडियो देखकर जरूर जाएं, क्योंकि एक न एक प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि हमने ऐसे ही प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, कह रहा है बंगाल में खाली स्थान की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ। तो बंगाल में 1859-60 में जो विद्रोह हुआ किस खेती के कारण? ऑप्शन ए नील की खेती, बी जूट की खेती, सी गन्ना की खेती और डी चावल की खेती। तो हमारा आंसर होगा ए नील की खेती, क्योंकि नील के जो किसान थे उनकी दुर्दशा काफी खराब हो गई थी, इस कारण उन्होंने रिवोल्ट किया। अब एक प्रश्न यहां से बनता है, नील दर्पण। नील दर्पण क्या है? नील दर्पण एक नाटक है। क्या है? नील दर्पण एक नाटक है। इसको लिखे हैं किसने? इसको लिखे हैं दीनबंधु मित्र ने। किसने? दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक के माध्यम से किसानों के जो दुर्दशा है, दयनीय स्थिति, उसका सजीव चित्रांकन किए हैं। एक प्रश्न यहां से फिर बनता है कि चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। यह भी नील की खेती से ही संबंधित था। क्या था? नील की खेती से ही संबंधित था। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का, किसका? गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह हाल ही में 2 अक्टूबर पार हुआ। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1917 में गांधी जी के हुआ। अब एक बात प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चंपारण कहाँ है? तो चंपारण कहाँ है? बिहार में। ठीक है, चंपारण हमारा बिहार में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है ने, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन को मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर ऑप्शन ए, 22 नवंबर ऑप्शन बी, सी में है 21 मार्च और डी में है 21 जनवरी। तो हमारा आंसर होगा क्या? 22 दिसंबर को। हमारा आंसर हो गया 22 दिसंबर को। अब देख लेते हैं कि 22 दिसंबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आते हैं 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? इंटरनेशनल एड्स दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल एड्स दिवस। उसके बाद आते हैं 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल विकलांग दिवस, विकलांग दिवस। उसके बाद आते हैं 3 दिसंबर के बाद आ जाते हैं 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, नौसेना दिवस। उसके बाद आ जाते हैं 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस। 22 दिसंबर को हमारा मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय गणित दिवस। और 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। क्या? राष्ट्रीय किसान दिवस। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 23 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय किसान दिवस, क्योंकि किसानों की आज देश में खूब चर्चा है, तो यह प्रश्न बन सकता है। इसलिए आप इन प्रश्नों को याद कर जाइए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रकार, चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है, यह पूछ रहा है। तो किस तत्व की परमाणु, आपको चौथा आवर्त का कौन सा तत्व है? तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। दिया हुआ है क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। यदि आप पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इन ऑप्शनों को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो तत्व है किसका? ग्रुप 17 का है। तमाम तत्व ग्रुप 17 के है। ग्रुप 17 को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। क्या? हाइड्रोजन ग्रुप। ग्रुप 17 में तत्व है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी।
ग्रुप 17 के पीरियोडिक टेबल को याद करने, ग्रुप 17 के तत्वों को याद करने का तरीका है क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। फिर से हो गया फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन और आंटी से एंटीमनी हो गया। फिर कल बाहर आई आंटी। अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है इनमें सबसे छोटी त्रिज्या किसकी है? तो एक बात आप जान लीजिए, पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे यानी वर्ग में हम लोग चलेंगे, ऊपर से नीचे, ठीक है, त्रिज्या ऊपर से नीचे चलेंगे तो त्रिज्या बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बाएं से दाएं जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, कहां से? बाएं से दाएं, तो त्रिज्या क्या होगा? घटेगा, त्रिज्या घटेगा। हम लोग जा रहे हैं बाएं से दाएं, यानी त्रिज्या जो सबसे दाएं में होगा उसकी त्रिज्या सबसे कम होगी। तो ये दो देख रहे हैं सब एक ही अति है का है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन कह रहा है प्रश्न में कह रहा है किसकी? तो हमको चलना है किसमें? आवर्त में, पीरियड में हमको देखना है। पीरियड में देखने के लिए अब इसको हमसे छांटना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी में से कौन पीरियड 4 में आता है? पीरियड 4 में आता है। तो पीरियड में 4 में जैसे 1, 2, 3 और 4 यदि ऐसे काउंट करते हैं तो इस बात की पूर्ण गारंटी है कि आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पीरियड जो एक में होता है, 2 तत्व होता है, एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है क्या? हीलियम। पहला तत्व हाइड्रोजन और दूसरा तत्व हीलियम, पहला तत्व हाइड्रोजन और दूसरा तत्व हीलियम। यानी जब भी बाकी जो पीरियोडिक टेबल का तत्व होगा वो पीरियड 2 से शुरू होगा। जब यह 2 हो जाएगा तो यह 3 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर ब्रोमीन हो जाएगा और हमारा आंसर ब्रोमीन हो गया। ब्रोमीन हमारा आंसर हो गया। ब्रोमीन में अब कुछ बात जान लेते हैं। जैसे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 और एटॉमिक वेट होता है क्या? 70, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। एक बात और, ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है गैर निष्पादित संपत्ति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गैर निष्पादित संपत्ति, गैर निष्पादित संपत्ति को हम लोग कहते हैं एनपीए, और एनपीए को कई बार फुल फॉर्म पूछ चुका है, इसको हम लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको कहते हैं हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट को ही हिंदी होता है क्या? गैर निष्पादित संपत्ति। और यह संबंधित है क्या? बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग दूरी से प्रवर्तित होती है तो डैश होता है, उस ध्वनि में क्या होता है? तो हमको यह देखिए, इस मिटा देते इसको। कह रहा है 17 ध्वनि तो क्या होता है? प्रतिध्वनि स्थान होता है, अपवर्तन होता है, प्रतिध्वनि होता है, प्रवर्तन होता है। तो हमारा आंसर होगा प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। प्रतिध्वनि जब हम किसी साउंड बोलते हैं और हमारी साउंड कुछ दूरी से टकरा के फिर हमको सुनाई दे, उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। अब प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम दूरी होना चाहिए कितना? 17 मीटर, जो आपको दिया हुआ है। यह कई एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 17 मीटर दिया हुआ रहेगा, नहीं तो 16.6 मीटर, 16.6 मीटर एग्जैक्ट होता है। अब यह होता कैसे? क्योंकि जब हमें सुनने के लिए जो ध्वनि का चाहिए वो 0.1 सेकेंड चाहिए कि वो जाए और टकराए और फिर आवे, कितना? 0.1 सेकेंड में वह हमारे कानों तक आए, 0.1 सेकेंड में। और ध्वनि की चाल हम लोग जानते हैं क्या? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड में यह चलेगा तो 332.1 तो हो जाएगा 33.2 मीटर। और जाना और आना तो इसको हाथ भागा दे देंगे तो हो जाएगा 16.6 मीटर। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 16.6, जो एग्जैक्ट होता है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिए।
तो ऐसे प्रश्नों के बेहतरीन सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो देखिएगा नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं और ऐसे प्रश्न आपसे छूट जाएंगे जो इसके हम आधार पर और जो एक्स्ट्रा बताते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।